हेलो स्टूडेंट्स। बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मतलब कंप्यूटर भाषाओं के प्रकारों के बारे में। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कंप्यूटर की 3 प्रकार की भाषाएं बताई थी: मशीन भाषा, असेंबली भाषा और हाई लेवल भाषा। आज हम इन तीनों भाषाओं के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कंप्यूटर हमारा कोई भी कार्य करने से पहले निर्देश लेता है। ठीक है, मतलब निर्देश या इंस्ट्रक्शन। निर्देश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन। जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तब हमारा कंप्यूटर कोई हमारा विशेष कार्य करके हमको देता है। जो ये इंस्ट्रक्शन देने की प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, मतलब और ये इंस्ट्रक्शन लिखना या प्रोग्राम बनाना किसका काम होता है? किसी व्यक्ति का। और जो ये व्यक्ति होता है इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, मतलब कि एक प्रोग्रामर कंप्यूटर से कोई काम करवाने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देता है प्रोग्राम के रूप में। मतलब वो प्रोग्राम लिखेगा, प्रोग्राम के अंदर क्या होंगे? कंप्यूटर से कोई विशेष कार्य करवाने के इंस्ट्रक्शन या निर्देश। ठीक है, और जो ये प्रोग्रामर है, ये जो प्रोग्राम जिस जगह बनाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि प्रोग्रामर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हुए प्रोग्राम बनाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारा कोई काम करके हमको देता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की क्या होगी? कोई एक कृत्रिम भाषा होती है। ठीक है, जिस भाषा का उपयोग कर करके प्रोग्रामर कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखता है। अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। इसको हम लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर के बहुत करीब होती है। ठीक है, कंप्यूटर जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है। मशीन लैंग्वेज मतलब कि 0 और 1 की लैंग्वेज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। 0 और 1 का मतलब मैंने आपको बताया था कि लो या हाई, ऑन या ऑफ। मतलब कि अगर हमारा कोई आप कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वायर्स है। वायर में क्या होगा? या तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। ठीक है, मतलब कि वायर में क्या होगा? पावर आएगा या पावर जाएगा। पावर आना मतलब 1, पावर जाना मतलब 0। ऑन या ऑफ, हाई या लो। मतलब कि कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। मतलब कि कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो होती है 0 और 1 के अंदर। अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाऊं तो कंप्यूटर की भाषा इस प्रकार से होगी। मतलब कंप्यूटर में क्या होंगे? सर्किट बने हुए होंगे। सर्किट के अंदर इस प्रकार से मतलब पावर आ रही होगी, पावर जा रही होगी और इस प्रकार के कुछ कोड बनते हैं। इस कोड को ही हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, बाकी हमारा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझ सकता है। और इन कोड्स को समझना ह्यूमंस के लिए असंभव होता है। मतलब हम इसको नहीं समझ सकते क्या लिखा हुआ है। अगर माना कि कुछ लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ है बाल मंदिर, तो हमको नहीं पता कि ये बाल मंदिर लिखा हुआ है क्योंकि ये 0 1 की फॉर्म के अंदर है। हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है? तो इस लैंग्वेज को हम ह्यूमंस नहीं समझ सकते। लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इसी बाइनरी डिजिट्स को ही समझता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब अब अगर कोई प्रोग्रामर है, जैसे कि ये जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है इसको हम फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसका मतलब कि जब शुरुआत में हमारे कंप्यूटर आए थे, जब हमने शुरुआत में कंप्यूटर का निर्माण किया था, तब हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे 0 और 1 के रूप में ही देते थे। तो इस स्थिति में होता क्या था कि प्रोग्रामर को मशीन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए थी। मतलब अगर प्रोग्रामर को मशीन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है तो वो प्रोग्रामर मशीन को इंस्ट्रक्शन या निर्देश नहीं दे सकता था। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज में काम करने के लिए प्रोग्रामर को या जो भी उसका यूजर है, उपयोग करने वाला है, उसको मशीन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना आवश्यक है। नहीं तो वो उसके अंदर मशीन लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है। अब इसी चीज को सरल करने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़े, जिससे कि प्रोग्रामर की थोड़ी आसानी हो जाए। तब हम आए असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ? अंकीय संकेतों के स्थान पर जो ये 0 1 के जो संकेत है, इनके स्थान पर हमने नेमोनिक कोड का उपयोग किया। नेमोनिक कोड जैसे 2 नंबर को जोड़ना, ऐड, सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ से वहां हमको कट पेस्ट करना है तो मूव, होल्ड, रिमूव। मतलब इस प्रकार की जो
जीरो और वन के स्थान पर हमने इस प्रकार के क्या किए, हमने कुछ निमोनिक कोड का उपयोग किया जो कि मतलब इनसे आसान था। जो ये जीरो वन की जो भाषा है मशीन लैंग्वेज, इनसे थोड़ा सा प्रोग्रामर के लिए समझना इनको थोड़ा आसान था। जैसे कि मुझे 2 नंबर जोड़ने, मैंने लिखा ऐड 10,15 या ऐड 6,7, 2 में घटाने तो सब 15,6, तो मतलब इस प्रकार से हम उसमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन उसको देते थे। तो ये जो असेंबली लैंग्वेज थी ये मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी आसान थी, ठीक है, मतलब इसको समझना थोड़ा सा आसान था। लेकिन फिर भी ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी हमारी मशीन पर ही निर्भर करती थी। मतलब इस लैंग्वेज के अंदर भी इन अगर निमोनिक कोड को छोड़ दूं तो बाकी सारा काम मशीन की निर्भरता पर ही डिपेंड करता था। तो इसी असेंबली लैंग्वेज से भी हम थोड़ा आगे बढ़े, मतलब प्रोग्रामर के लिए एकदम जिसे प्रोग्रामर आसानी से सिस्टम के निर्देश दे पाए, इसके लिए हमने आए हम हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ऐसी भाषा जो मनुष्य को समझ में आती है। मतलब कि क्या होगी? ऐसी भाषा जो मनुष्य के समझ में आती है उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं इसका ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, इस कोड को आपको समझना मत, बस इसको पढ़ना। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर नंबर इफ ए लेस देन बी, ए डिस्काउंट गुना 5, एल्स बी इक्वल डिस्काउंट इनटू 5। मतलब ये जो चीज है ये चीज हमको आसानी से हम पढ़ भी सकते हैं और आसानी से उसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो इस रूप में जो हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं इसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंग्लिश समझना हमारे लिए आसान है, बशर्ते हम जीरो और वन की भाषा को पढ़ें, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को हम समझना हमारे लिए आसान नहीं है क्योंकि ये जीरो और वन की भाषा है। अब जीरो और वन की भाषा के अंदर भाषा में जो भी हमने लिखा है उसको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, इसको ह्यूमन नहीं समझ सकता है। बाद में हम मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज की तरफ बढ़े जिसमें हमने कुछ निमोनिक कोड का उपयोग किया। तो इस प्रकार से अब स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, और अगर हमने प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा है तो मुझे एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत है। इसकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की, जो मतलब असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में बदले और मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए निर्देशों को वापस से असेंबली लैंग्वेज में बदले, उसको हम बोलते हैं असेंबलर, ठीक है। जो असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज के कोड को असेंबली लैंग्वेज में बदलता है उसको हम बोलते हैं असेंबलर। ये क्या है? ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, मतलब भाषा अनुवादक है, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को वापस असेंबली लैंग्वेज के अंदर बदलता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लेते हैं भाषा, इसके लिए हम जो जिस भाषा अनुवादक का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं असेंबलर। अब वैसे ही, अब ये तो हो गया मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज की बात, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है। अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिखा है, जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल रूप में बताया है, ये लिखा है मैंने, अगर ये तो कंप्यूटर समझ सकता नहीं है। कंप्यूटर क्या समझेगा? जो इसको जीरो और वन के रूप में मिला है, जो इसको बाइनरी डिजिट्स के रूप में मिला है, बाइनरी कोड के रूप में मिला है, उसी को कंप्यूटर हमारा समझेगा। तो मशीन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। ये क्या होता है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और बाद में जो मशीन जिस लैंग्वेज में हमको अपना उत्तर देती है उसको वापस से हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर बदलता है। ये काम होता है कंपाइलर का। अब यहाँ पर जो कंपाइलर और असेंबलर है, असेंबलर और कंपाइलर, ये दोनों के दोनों एक प्रोग्राम होते हैं, मतलब एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम होता है किसी भी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को वापस से मशीन लैंग्वेज में बदलना, जिससे कि हमारा कंप्यूटर उस चीज को आसानी से समझ जाए और उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके, ठीक है। आप सब जानते हो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। इसको हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको हमारा इच्छित आउटपुट, मतलब इच्छित आउटपुट या इच्छित रिजल्ट देता है, ठीक है। अब वो रिजल्ट हमारी समझ में आ जाए इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादकों का, ठीक है। तो कंप्यूटर का रिजल्ट जो होता है वो जीरो और वन की फॉर्म के अंदर होता है। अब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सिर्फ इसको जीरो और वन ही पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर इस जीरो वन को ही समझता है, हमारी समझ में आता है, इसलिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर हाई लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है और वापस मशीन लैंग्वेज से जो आउटपुट आया है उसको वापस से हमारा हाई लैंग्वेज के अंदर बदल देता है। जैसे असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को
मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज से वापस जो आउटपुट आया है उसको बदलता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी होती है कुछ 3 प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज। तो चलिए इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया, मशीनी भाषा वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 दो अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका? 0 और 1 का। मशीनी भाषा बाइनरी कोड में लिखी जाती है। जो हम 0 और 1 के अंदर लिख रहे हैं, मतलब इसी को हम बोलते हैं बाइनरी कोड। इसमें सिर्फ 2 अंक होते हैं। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही समझ सकता है। किसको? मशीनी भाषा। कंप्यूटर मशीनी भाषा के अलावा कोई और भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं सकता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का सर्किट यानी परिपथ इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, क्या करते हैं? देखो क्या होता है स्टूडेंट, कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट बना हुआ रहता है। ठीक है, उस सर्किट के अंदर क्या होता है, हमारा पावर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो हो रही होती है, वो प्रवाहित हो रही होती है। उस सर्किट के अनुसार, जैसे कि किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो उसमें क्या आएगा? 1, मतलब उसमें 1 एग्जिस्ट करेगा। और किसी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, फ्लो नहीं हो रही है, तो उसमें क्या आएगा? 0। ठीक है, तो मतलब उस सर्किट के अनुसार हम इस हमारा जो कंप्यूटर होता है प्रोसेसिंग करता है, मतलब बाइनरी कोड्स की प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का सर्किट यानी परिपथ इन बाइनरी कोड को पहचान लेता है, मतलब वो 0 और 1 की जो भी इसकी सीक्वेंस आएगी, जो भी इसका क्रम आएगा उसको पहचान लेगा, उनको विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। 0 का मतलब लो या ऑफ, और 1 का मतलब हाई या ऑन। मतलब अगर किसी सर्किट के अंदर 0, इसका मतलब क्या है? इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, वो ऑफ है, वो बंद है। और अगर किसी सर्किट में अगर 1 है, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। कंप्यूटर हमारे क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली पर चलता है। बिजली आएगी इसका मतलब क्या है? 1, बिजली जाएगी इसका मतलब क्या है? 0। तो यही हमारा 0 और 1। कंप्यूटर क्या समझता है? 0 और 1, बाइनरी लैंग्वेज। अब वह भाषा है जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करती, उसे निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज को निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। निम्न स्तरीय भाषा मतलब कि वो भाषा जो कंप्यूटर के बहुत करीब होती है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर के करीब भाषा, इसका मतलब क्या है? कि कंप्यूटर उस भाषा को समझ सकता है। अब जिस भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी भाषा अनुवादक, किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। एक मशीन भाषा ही ऐसी है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, जिसके लिए कंप्यूटर को किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम मशीन लैंग्वेज को बोलते हैं निम्न स्तरीय भाषा। तो वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीन संकेतों में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक, ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करती, उसे कहते हैं निम्न स्तरीय भाषा। मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? हम निम्न स्तरीय भाषा भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। मशीनी भाषा के लाभ। पहला लाभ है, यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जिसे कंप्यूटर सीधे सीधे समझ लेता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया मैंने अभी कि इसको समझने के लिए कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या होती है? ये। जैसे हमारी आधारभूत भाषा क्या है? हिंदी। ठीक है, ब्रिटेन की आधारभूत भाषा क्या है? इंग्लिश। फ्रांसीसी की आधारभूत भाषा क्या है? फ्रेंच। वैसे कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या होती है? तो मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अगली है, मशीनी भाषा को मशीनी संकेत में बदलने के लिए किसी अनुवादक का प्रयोग नहीं करना होता है। वही बात है कि मतलब मशीनी भाषा को मशीनी संकेत में बदलने के लिए किसी भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बार हम बात करते हैं मशीनी भाषाओं की सीमाओं के बारे में। तो उसके हो गए लाभ। ठीक है, अब सीमाएं, मतलब इसकी सीमाएं कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक मशीनी भाषा हमारे काम की है। तो पहले तो हमारा हो गया ये कि मशीन पर निर्भर, प्रोग्राम लिखना कठिन, गलतियां ढूंढना मुश्किल। अब बात करते हैं मशीन पर निर्भरता की। स्टूडेंट, अब जो मशीनी भाषा होती है ना, इसकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि ये मशीन पर निर्भर है। मतलब कि हर एक मशीन का आर्किटेक्चर, उसकी संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, अब हमने माना कि किसी एक मशीन के ऊपर प्रोग्राम को लिखा है, उसको किसी प्रोग्रामर ने, किसी साइंटिस्ट ने, जिसने उस मशीन को बहुत ही अंदर जाकर अच्छे से समझा है उसको, वो ही उस मशीन को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। अब वही के वही इंस्ट्रक्शन अगर मैं किसी और मशीन के ऊपर लागू करूं तो वो नहीं होंगे, क्योंकि हर मशीन का आर्किटेक्चर, उसकी संरचना अलग अलग होती है। तो मतलब कि क्या होगा कि मशीनी भाषा पर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस पर्टिकुलर उस मशीन के ऊपर ही निर्भर करती है। तो पहली कमी क्या हो गई, इसकी पहली सीमा क्या हो गई कि मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर ही निर्भर करते हैं।
उसको हम सब मशीनों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा, प्रोग्राम लिखना कठिन। अब स्टूडेंट, मशीनी भाषा सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म के अंदर होती है। अब 0 और 1 की फॉर्म के अंदर जो भाषा हमारी होती है उसको तो हम आसानी से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए अगर हमको उसके अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है, उसमें हमको कंप्यूटर को कोई निर्देश देने हैं, तो हम आसानी से नहीं लिख सकते, उसके लिए हमको बहुत सोचना पड़ता है। इसलिए मशीनी भाषा के अंदर हम मनुष्य के लिए प्रोग्राम लिखना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ही हाई नॉलेज की, हाई मशीन के किसी बहुत ज़्यादा हाई नॉलेज की हमको जरूरत होती है। अगला है गलतियां ढूंढना आसान। अब स्टूडेंट, अब माना कि प्रोग्राम लिखते समय हमारी कोई गलती हो गई है, ठीक है, हमारा मतलब हमारी जो मशीन है वो हमारा परिणाम सही नहीं दे रही, रिजल्ट सही नहीं दे रही है। अब गलती कहाँ हुई है, अगर इसको हमको ढूंढना हो तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 को हमको समझ में आया नहीं, हमने बहुत ही ध्यान लगा करके एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए। अब उन इंस्ट्रक्शन में कोई गलती हो गई तो दोबारा से हमको बैक पीछे जाकर के 0 और 1 के समझना कि हमने कहाँ गलती की है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये कुछ मशीनी भाषा की सीमा या कमियां होती है। पहले तो मशीन पर निर्भर, क्योंकि हर मशीन का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है। प्रोग्राम लिखना कठिन, क्योंकि 0 और 1 की भाषा मनुष्य के लिए समझना मुश्किल होता है, और वही समझना मुश्किल होता है, इसलिए गलतियां ढूंढना भी मुश्किल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज जब इतने काम मुश्किल होते हैं तो हम, आप सब जानते हो कि मनुष्य हमेशा विकास करता रहता है, इसलिए हम मशीनी भाषा से हम आगे आए असेंबली भाषा की तरफ। तो असेंबली भाषा की क्या हो जाएगी, ये असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम निमोनिक सिंबल का उपयोग कर रहे हैं। जो निमोनिक कोड है, एड, वेट, एड, सब, मल, ये क्या हो गए, सिंबल्स हो गए, तो हम सिंबल का उपयोग कर रहे हैं। तो असेंबली लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में मशीनी कोड के स्थान पर निमोनिक कोड का उपयोग किया गया। निमोनिक कोड, ठीक है, इसको जैसा अभी मैंने आपको बताया, एड, सब, रिमूव, HLT, ये सब क्या होते हैं, जंप करने के लिए JUMP, जंप, ये सब क्या होते हैं, ये निमोनिक कोड्स होते हैं। इनका उपयोग किया गया असेंबली लैंग्वेज के अंदर, जिन्हें एक आम आदमी भी आसानी से समझ सकता था। जैसा कि आम आदमी कैसे, जैसे लिखा हमने ऐड 6,7, तो आप समझ सकते हो कि मेरे को 6 और 7 को जोड़ना है। अब 6 और 7 भी क्या है, 6 का सिंबल और 7 का सिंबल, जिसको मनुष्य आसानी से समझ सकता है। तो इसको हम मशीन लैंग्वेज की तुलना में आसानी से समझ सकते थे। ठीक है, असेंबली कोड को मशीनी कोड में बदलने के लिए एक कंप्यूटर में एक प्रोग्राम पहले से बनाया गया है, जिसे असेंबलर कहते हैं। ठीक है, अब असेंबली कोड को मशीनी कोड में बदलने के लिए, जैसा कि मैं आपको मैंने बताया कि कंप्यूटर क्या है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज भी समझता है, हमें असेंबली भाषा में जो हमने जो कोड लिखा है उसको हमको मशीनी कोड में बदलना होगा। इसके लिए कंप्यूटर में पहले से एक प्रोग्राम बनाया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर। असेंबलर क्या है, एक भाषा अनुवादक, या इंग्लिश में कहूँ तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अगला, यह एक ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है। किसके बारे में बात हो रही है, असेंबलर के बारे में। यह एक ट्रांसलेटर की तरह कार्य करता है, जो असेंबली कोड को, असेंबली भाषा के कोड को मशीनी कोड, असेंबली से मशीनी कोड को परिवर्तन करता है। लाइन थोड़ी सही नहीं लिखी है, समझना आप। यह एक ट्रांसलेटर कार्य करता है जो असेंबली कोड को मशीनी कोड के अंदर परिवर्तित करता है। जिसका काम होता है असेंबलर। तो ये हमारी हो गई असेंबली लैंग्वेज की। अब लाभ देख लेते हैं थोड़ा सा। असेंबली भाषा के लाभ, पहला लाभ क्या हो जाएगा कि अंकों के स्थान पर नेमोनिक कोड को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में क्या होते हैं, अंक होते हैं। अब 0 और 1 की लैंग्वेज को समझना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके स्थान पर किसका प्रयोग हुआ, नेमोनिक कोड का, तो जिसको हम अंकों की से तुलना करें तो इनको नेमोनिक कोड को समझना ज्यादा आसान था। सेकेंड, असेंबली लैंग्वेज के अंदर गलतियों को सरलता से ढूंढा जा सकता है और उसे ठीक भी कर सकते हैं। अब जब हमने कोड लिखा है और कोड हमारी समझ में आ रहा है तो हम इसको आसानी से गलतियां ढूंढ सकते हैं और उसको आसानी से ठीक भी कर सकते हैं। इस प्रोग्रामिंग भाषा में मशीनी भाषा के अनेक विशेषताएं पाई जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट, विशेषताएं जो गलत लिखा है समझना आप। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर कोई मशीनी भाषा है, अब मशीनी भाषा तो कंप्यूटर के बहुत करीब है, ठीक है, जो पूरी तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर के ऊपर निर्भर करती है, मतलब पूरी तरह से मशीन के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन असेंबली भाषा जो होती है, इसमें हमने क्या किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से इसको सिंबल्स के रूप में नहीं बनाया, पूरी तरह से हमने ऐसा नहीं बनाया कि ये मतलब इसको मनुष्य एकदम आसानी से समझ सके। तो इसमें क्या किया, हमने कुछ कोड का निर्माण कर दिया, जिससे
यूजर को, प्रोग्रामर को थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो वैसे तो ये जो असेंबली भाषा होती है ये मशीन के ऊपर ही निर्भर करती है, लेकिन हमने प्रोग्रामर की आसानी के लिए इसमें कुछ कोड का निर्माण कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसके असेंबली भाषा के अंदर मशीन पर से निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर दी, नहीं, असेंबली भाषा भी मशीन के ऊपर ही निर्भर करती है। इसलिए इसके अंदर मशीनी भाषा की भी अनेक विशेषताएं पाई जाती है। दूसरी कुछ सीमाएं, पहली सीमा क्या हो जाएगी कि इस प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक निर्देशों को चिन्हों और संकेतों में दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कोड्स का ट्रांसलेशन मशीनी भाषा में होता है। ठीक है, अब जो हमने इसको निर्देश चिन्हों में दिए, चिन्हों और संकेतों के रूप में दिए हैं, उसको ट्रांसलेट इसमें करेंगे मशीनी भाषा के अंदर। तो यह भाषा भी हार्डवेयर पर निर्भर करती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो भाषा होती है किस पर निर्भर करती है, हार्डवेयर के ऊपर। और इसमें ALU और कंट्रोल यूनिट के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कंप्यूटर का लॉजिकल भाग होता है, जहां पर कंप्यूटर लॉजिक्स का निर्माण करता है, उसको हम बोलते हैं ALU। और कंट्रोल यूनिट मतलब एक तो लॉजिकल वाला भाग हो गया कंप्यूटर का, एक कंट्रोल यूनिट मतलब जो लॉजिकल भाग है इस पर प्रोसेसिंग करने वाला भाग। कंट्रोल यूनिट मतलब प्रोसेसिंग करने वाला भाग। तो ALU के लिए और कंट्रोल यूनिट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता है। पहली कमी क्या होगी, ये तो एक तो हार्डवेयर पर डिपेंड करती है। ठीक है, और दूसरा, अब हार्डवेयर पर डिपेंड करने की वजह से जो ALU है वो अलग हार्डवेयर है, कंट्रोल यूनिट एक अलग हार्डवेयर है, तो दोनों के लिए हमको अलग अलग निर्देश देने पड़ते हैं, अलग अलग प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। अगली, किसी भी प्रोग्रामर को अगर इसमें प्रोग्राम लिखना है तो उसे हार्डवेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मतलब सेम बात होगी मशीन भाषा की तरह। ठीक है, मशीनी भाषा में भी अगर प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखना है तो उसे हार्डवेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी अगर प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखना है तो उसको हार्डवेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो इसमें प्रोग्राम लिख सकता है, नहीं तो इसमें बार बार एरर आएगी। अगर उसको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं होगी तो प्रोग्राम नहीं लिख पाएगा, उसके प्रोग्राम में बार बार गलतियां आएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी असेंबली लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। स्टूडेंट, हाई लेवल लैंग्वेज जैसा कि आप समझते हो कि जो मनुष्य के बहुत करीब है, जिसको मनुष्य बहुत आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली वह भाषा जिसमें अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं एवं चिन्हों का प्रयोग करके प्रोग्राम लिखा जाता है, उसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा, जिसके अंदर अंग्रेजी अक्षरों, संख्याओं, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो मतलब कि पूरी तरह से मनुष्य के समझने में आ जाती है, उसी भाषा को हम कहते हैं उच्च स्तरीय भाषा। अगला है, यह मनुष्य द्वारा समझने में बहुत आसान होती है। इसमें साधारण अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तथा बाद में कंपाइलर का प्रयोग कर मशीन भाषा में बदला जाता है। ठीक है, वही बात है, ये मनुष्य के समझने में आसान होती है। इसमें साधारण अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में कंपाइलर की मदद से उस अंग्रेजी में लिखे हुए कोड को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है। कंपाइलर क्या है, एक भाषा अनुवादक, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को किसमें बदलता है, मशीनी भाषा के अंदर, मतलब बाइनरी कोड्स के अंदर। अगला है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। अब देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि मशीनी भाषा और असेंबली भाषा हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि अगर हमने किसी एक मशीन के ऊपर प्रोग्राम लिखा है तो वही का वही प्रोग्राम हमारा किसी अन्य मशीन के ऊपर मैं अगर चलाऊं तो वो नहीं चलेगा। उस अन्य मशीन के लिए हमको दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के साथ में, हाई लेवल भाषा के साथ में ये मतलब कमी नहीं होती है। ठीक है, हाई लेवल भाषा के अंदर लिखा हुआ प्रोग्राम हम किसी भी मशीन के ऊपर चला सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जो आपकी लैब में कंप्यूटर है, उस लैब में अगर आपने किसी एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है तो वही का वही प्रोग्राम आप लैब के किसी भी कंप्यूटर पर बना सकते हैं। मतलब कि एक मशीन पर बनाया हुआ प्रोग्राम आप किसी भी मशीन के ऊपर चला सकते हैं। तो ये उच्च स्तरीय भाषा की सबसे बड़ा फायदा होता है। मतलब एक बार प्रोग्राम बना दिया, उसको आप किसी भी मशीन के ऊपर चलाओ। हमको मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की तरह बार बार प्रोग्राम लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या हो गया, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा किसी भी प्रकार के प्रोसेसर पर कार्य कर सकती है। अब हम देखते हैं हाई लेवल भाषा के लाभ। पहला है, यह भाषा मशीन पर निर्भर नहीं होती है, इसे किसी भी मशीन पर रन किया जा सकता है। जैसे आपको मैंने बताया कि यह मशीन पर डिपेंडेंट या मशीन पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, एक बार आपने मशीन पर कोई काम कर दिया
उसी काम को आप किसी भी मशीन के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मशीन के ऊपर उसको रन करवा सकते हो या चला सकते हो। रन करना मतलब उसको चलाना। अगला, इसे मनुष्य आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए इसे सीखना व प्रयोग करना आसान होता है। अब देखो स्टूडेंट, अब जो हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है या असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको आसानी से मशीन लैंग्वेज को आसानी से समझ ही नहीं सकते। और जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ सिंपल थोड़े से कोड होते हैं, बाकी वो ऑलमोस्ट मशीन लैंग्वेज की तरह ही होती है। तो मशीन लैंग्वेज को और असेंबली लैंग्वेज को समझना आसान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसको सीखना और प्रयोग करना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये मनुष्य के बहुत करीब होती है, मतलब मनुष्य के समझ में आ सके ऐसी भाषा में हम इसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। तो इसको हम आसानी से सीख भी सकते हैं और इसको आसानी से हम प्रयोग भी कर सकते हैं। यह आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए इसमें गलतियां ढूंढना आसान होता है। अब जो जो चीज हमको समझ में आ जाती है तो हम उसमें हम आसानी से गलतियां भी ढूंढ सकते हैं। तो मशीनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम के अंदर हम गलतियों को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर हो जाती है तो। अब इसकी उच्च स्तरीय भाषा, जैसे कि इसकी मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये उन उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उनके कुछ नाम है। और सी भाषा है जिसको हम इस लेक्चर इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपका जो चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसी के अंदर हम सी भाषा को पढ़ेंगे। ट्वेल्थ चैप्टर में आपकी आ जाएगी सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इन दोनों लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज को हम 11 से 12 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बाकी जावा, पाइथन, फॉर्ट्रान, कोबोल, ये खूब सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको हम बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषाएं। ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं हम हाई लेवल भाषाओं की सीमाएं। पहली सीमा क्या हो जाएगी कि उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम रन होने में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेते हैं। अब स्टूडेंट, इसका मतलब आप समझना, स्टूडेंट मशीन लैंग्वेज के अंदर अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उस मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। वहां पर हमें किसी भी प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर बहुत जल्दी रन कर देता है, बहुत जल्दी उसको समझ लेता है और बहुत जल्दी उसके अंदर आउटपुट दे देता है। लेकिन उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम रन होने में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च स्तरीय भाषा में जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ठीक है, कंप्यूटर क्या करेगा, उस उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंपाइलर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदलेगा। उसके बाद मशीन लैंग्वेज में बदलने के बाद कंप्यूटर उस मशीन लैंग्वेज के कोड पर प्रोसेसिंग करेगा और हमको वापस जो आंसर देगा, उत्तर देगा, वो वापस मशीन लैंग्वेज के अंदर ही देगा। और उस मशीन लैंग्वेज में दिए गए उत्तर को कंपाइलर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर दोबारा से उच्च स्तरीय भाषा में बदलेगा। तो ये जो काम बार बार हो रहा है, मतलब बदलने का काम, ट्रांसलेशन का काम बार बार हो रहा है, इसमें क्या लगता है, समय लगता है। इसलिए उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम रन होने में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लेते हैं। मशीन के सभी गुणों को उच्च स्तरीय भाषा द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन के बहुत करीब होती है, इसलिए वो मशीन के सभी गुणों का उपयोग कर सकती है। लेकिन उच्च स्तरीय भाषा मशीन के इतनी करीब नहीं होती है, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा के द्वारा हम मशीन के सभी गुणों का उपयोग नहीं कर सकते। स्टूडेंट, ये आज मैंने आपको प्रोग्रामिंग, 3 प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया है। कल हम जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज ट्रांसलेटर, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम निर्देश किस प्रकार से कंप्यूटर को देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।